Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi मल्हार। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये पार्ट 3 और लास्ट पार्ट है चैप्टर का, जिसमें हमने निबंध देखा था, सत्रिया और बिहू नृत्य का पूरा चैप्टर रीड किया था और कुछ पार्ट इसकी एक्सरसाइज के भी देख लिए थे। सो अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए हम देखते हैं आगे क्या पार्ट। सो यहाँ दिया हुआ है पार्ट से आगे आपकी बात। अपने समूह में चर्चा करनी है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। रीना आंटी की एक बिटिया थी अन्नू। बिटिया का अर्थ है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है? जो भी आपको प्यार से घर में बुलाया जाता है वो आप बताएंगे। जैसे घर पर मुझे गुड़िया नाम से पुकारा जाता है या और भी कोई नाम हो सकता है। फिर है आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। सो मान लो मेरे नाम का अर्थ गुड़िया है, जो प्यारी और स्नेहिल व्यक्ति को दर्शाता है। मेरा नाम मेरे माता पिता ने प्यार से चुना है या रखा है। जो भी आपका नाम है उसका अर्थ आप अपने पापा मम्मी से पूछेंगे और वहां पर लिखेंगे कि किसने आपका नाम रखा है। ओके नाउ, वे एक साथ खेल रहे थे, ये एक वाक्य था। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं बताइए। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी, कबड्डी और क्रिकेट खेलती हूँ। फिर है असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में यानी जहाँ आप रहते हैं वहां पर कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं, आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है वो बताइए। सो जैसे आप जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ का एक लोकल डांस फॉर्म होगा, वो आपको पता करके बताना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, राजस्थान का घूमर डांस है, फिर पंजाब का भांगड़ा डांस है। ऐसे बहुत से नृत्य प्रसिद्ध हैं, तो वो आप ढूंढ कर बताएंगे। फिर जैसे आप अपनी पसंद बतानी है तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि मुझे घूमर नृत्य पसंद है। आपको जो भी पसंद है वो आप बताएंगे। अब आगे देखते हैं। सो पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी एक राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और आसाम। तो यहाँ पर ये जो आपको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये क्या है, हमारा पूर्वोत्तर भाग है जो कि भारत के पूर्व और उत्तर दिशा में आता है। इस ग्रीन पोर्शन में 8 राज्य आते हैं टोटल। सो कौन कौन से राज्य हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पोर्शन को हाईलाइट करके 8 राज्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा ऊपर ग्रीन था सिक्किम, फिर सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। सो ये जो 8 है इन्हें हम बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ये जो 7 है, सिक्किम को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी के जो 7 हैं इन्हें हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सो टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है, ये एक इमेजिनेशन होती है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं और अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्म भी बनाई है। तो टाइम मशीन एक तरीके का हम कह सकते हैं साइंटिफिक इन्वेंशन होगा अगर कभी ये बना तो, जिससे कि हम पिछले बीते हुए समय में या आने वाले समय में जा सकते हैं। आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी या बहुत सारी मूवीज में ये सुना होगा कि टाइम मशीन है ना। सो उसके ऊपर बहुत सी कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। तो यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहोगे और क्यों जाना चाहोगे ये बताना है। सो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं प्राचीन भारत के समय में जाना चाहूंगी ताकि महल, संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकूं। आप क्या करना चाहेंगे वो आप बताएंगे। फिर है आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। सो मैं एक जादुई पेंसिल बनाऊंगी जिससे जो भी खींचा जाए या जो भी बनाया जाए वह सच हो जाए। आप क्या बनाएंगे वो बताइए। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। फिर है क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम, जिसमें कि पुरानी चीजें बहुत अच्छे से
संभाल कर रखी जाती हैं। तो संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसा ही लगता है, क्योंकि जब हम म्यूजियम में जाते हैं तो पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम पुराने समय में चले गए हैं किसी टाइम मशीन के थ्रू। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। सो ये तो सिंपल आंसर है, अगर आप गए होंगे तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो ना लिखेंगे। सो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया, हाँ मैंने संग्रहालय में पुराने समय के वस्त्र, हथियार और पेंटिंग देखी। यह समय यात्रा जैसा अनुभव होता है कि हम किसी पिछले समय में चले गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप भी शेयर करेंगे। देन खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजिला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। सो हमने देखा था कि कहानी में एंजिला को अनु के खिलौने बहुत अलग लगे थे। क्यों? तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजिला के खिलौने कैसे रहे होंगे? सो अनु के खिलौने लकड़ी और नारियल से बने थे, जैसे गुड़िया और तीर कमान। लंदन में एंजिला के खिलौने प्लास्टिक और धातु से बने आधुनिक खिलौने रहे होंगे, इसीलिए तो उसको अनु के खिलौने अलग लगे। फिर है, आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं गुड़िया, गेंद, बैट बॉल और पहेली वाले खिलौने से खेलता या खेलती हूँ, है ना। आप जिससे भी खेलते हैं वो लिखेंगे। देन भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं वो बताने हैं। तो जैसे मेरे क्षेत्र में लकड़ी की गाड़ी, मिट्टी के जानवर और बांसुरी जैसे खिलौने मिलते हैं। तो आपने भी बहुत सारे खिलौने मार्केट में देखे होंगे जो हाथों से बनाए जाते हैं इस तरीके से। तो भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। सो हाँ, मैंने कागज की नाव, मिट्टी से गुड़िया बनाई है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। आपको अगर कागज की नाव बनानी आती है, कागज की टोपी बनानी आती है, तो वो आप लिख सकते हैं और वो बनाकर दिखा भी सकते हैं अपनी क्लास में। ओके, नाउ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी गई है, चलिए देखते हैं। पत्र, इस तरीके का पोस्ट कार्ड होता है। तो मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को आप पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पत्र लिखकर बता रही हूँ, आप यहाँ जो नीचे ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो प्रिय अनु, नमस्ते। मुझे आशा है कि तुम ठीक होगी। मैं लंदन लौट चुकी हूँ, लेकिन भारत की यादें मुझे हर पल सताती हैं। असम में बिताए गए समय को मैं कभी नहीं भूल सकती। असम के लोग बहुत ही प्यारे हैं और वहाँ की संस्कृति, संगीत और नृत्य में एक खास बात है जो मेरे दिल में बस गई है। सच में भारत का अनुभव मेरे लिए बहुत अद्भुत था। तुमसे जल्द ही मिलकर और ज्यादा बातें बताऊंगी। स्नेह सहित, एंजेला। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ना, इस लेटर को आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी बातें आप शेयर करना चाहें एंजेला की जगह पर रहकर, वो सब आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीजें चाहिए लेटर लिखने के लिए। पोस्ट कार्ड चाहिए, अंतर्देशीय लिफाफे, इस तरीके के जो साइड में बने हैं वैसे लिफाफे चाहिए, आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। सब हमें डाकघर से मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस से। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीद कर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। आपके भी जो रिलेटिव्स हैं जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं या कंट्रीज में रहते हैं, उनको आप एक लेटर लिखने का ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। ये देखिए, इमेजेस आपकी बुक में दी गई हैं। इनमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की फोटो आपको दिख रही है, कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है हर स्टिकर पे, है ना। इसे हम बोलते हैं डाक टिकट, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू ये इशू किए जाते हैं समय समय पर जो भी फेमस पर्सनालिटी है उनके लिए। सो इसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? तो ये आप ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान वाला डाक टिकट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय साहित्य और खासकर
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके काव्य और लेखन ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाई है। और देखो आप ध्यान से इन डाक टिकट को, हर डाक टिकट पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उनका नाम लिखा है 1904 से 1948, यानी 1904 में इनका जन्म हुआ था और इनका जीवन काल दिया हुआ है कि 1948 तक था। सो बहुत सी इंफॉर्मेशन इनसे हमें देखने को मिल रही है, राइट। सो इस तरीके से जो भी डाक टिकट आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर है डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। सो हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया डाक टिकटों पर लेखकों के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे उनके जन्म की तारीख, प्रमुख काव्य या साहित्यिक कृतियां और उनके सामाजिक और साहित्यिक प्रभाव के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं या उनका जीवन काल क्या है ना। सो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर पर्सन से रिलेटेड दी गई है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आज की पहेली है, इसमें 4 पहेलियां दी गई हैं। सो असमिया भाषा में एक तरफ लिखी है, उसको हिंदी में भी लिखा हुआ है और संकेत दिए यानी चित्र के थ्रू हमें पहचानने को कहा है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है असमिया, मतलब असम की भाषा में है हाथीर दांत कदमर पात, मतलब हिंदी में है हाथी के दांत सी कदम के पात सी। कदम एक पेड़ होता है उसके पत्ते जैसी। तो क्या है ये? मूली। यहाँ संकेत में हम साफ साफ देख सकते हैं हाथी के दांत भी ऐसे व्हाइट होते हैं लंबे लंबे, तो यहाँ पर मूली इसका आंसर है। फिर है असम में दूसरी पहेली है पानी आसे मांस नाई हाबी आसे बाघ नाई। इसका मतलब है पानी है पर मछली नहीं है, जंगल है पर बाघ नहीं है। तो देखो यहाँ पर इमेज में क्या दिया है संकेत में? नारियल। तो नारियल इसका आंसर है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है लेकिन ये मछली नहीं है। तो जंगल जैसे इसके छोटे छोटे बाल हैं मगर ये बाघ यानी टाइगर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नारियल। फिर है आई बुलीले ने लागे भोपाई बुलीले लागे। देखो इसमें आई बोलोगे ना, आई, तो आपके लिप्स टच नहीं होंगे। आई बोलो, लिप्स टच नहीं होंगे। भोपाई बोलोगे तो लिप्स टच होंगे। ऐसे ही हिंदी में है लग लग कहे तो ना लगे बेलग कहे लग जाए। आप लग लग बोलोगे ना तो आपके लिप्स आपस में टच नहीं होंगे और बेलग कहोगे ना तो बे बोलने पर लिप्स टच होते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? इमेज में लिप्स दिए हुए हैं, होठ इसका आंसर हो गया। फिर है सय चरण कृष्ण वरण पेट काटिलेउ नाई मरण। इसका मतलब है कि काला इसका तन है, शरीर है, 6 इसके चरण है यानी पैर है, पेट कटे हुए हैं फिर भी ये मरती नहीं है। तो ये क्या है? चींटी। चींटी का कलर देखो काला है, इसके 6 पैर होते हैं और पेट 3 जगह पर है, इसकी बॉडी है ना कटी कटी दिखती है लेकिन ये मरी हुई नहीं है, जीवित है। तो ये कुछ पहेलियां थी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं झरोके से। सो असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। अभी मैंने आपको असम का लोकेशन दिखाया था, पूर्वोत्तर में आता है भारत के, है ना। यहाँ पर रेशम, चाय के बागान ये बहुत फेमस हैं। आपने पढ़ा है कि आसाम का जो रेशम है जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है बहुत फेमस है या बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं ये क्या है मूंगा सिल्क या फिर कैसे बनता है और ये क्यों फेमस है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक हमें लेख दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। तो यहाँ पर लेखक ने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहनने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिल सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहां भी अधिकतर महिलाएं इसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थी। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे, बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। सो जो लेखक है जिन्होंने ये लेख लिखा है वो कुछ समय पहले असम के क्षेत्र में गए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि सभी जो या महिलाएं हैं अधिकतर भूरे सुनहरे रंग की साड़ियां पहनती हैं जिसपे काला या लाल बॉर्डर है और कुछ सीमित कलर हैं जो कि सभी कपड़ों में देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने अपने आसाम के एक मित्र से इसके बारे में पूछा। तो चलिए अब आगे करते हैं कि उन्होंने क्या बताया। तो मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। तो ये मूंगा सिल्क आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं, ये सबसे महंगा सिल्क होता है, रेशम होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ होता है पीला या गहरा भूरा, इसीलिए इसके कलर के ऊपर नाम दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। मतलब ये
ये और कहीं नहीं पाया जाता है मूंगा सिल्क। ये असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मतलब ये जो उपहार है प्रकृति का, नेचर का, ये सिर्फ असम राज्य को मिला हुआ है और किसी जगह को ये उपहार नहीं मिला हुआ है नेचर का। फिर मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क जो है वो साड़ियों की एक ऐसी खूबी है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें घर पर ही हम धो सकते हैं। हर धुलाई के बाद इनका निखार और बढ़ जाता है और एक साड़ी अगर औसतन यानी एवरेज आप यूज करेंगे तो 50 सालों तक खराब नहीं होती। इतना स्ट्रेंथ होता है इस सिल्क में। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले या तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये जो लेख है, ये जो आर्टिकल है 2008 अप्रैल में लिखा गया है विमल श्रीवास्तव जी द्वारा। चलिए अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सो साझी समझ, आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी? आपको अपने समूह में डिस्कस करना है। मुझे असम के मूंगा सिल्क के बारे में जानकारी सबसे अच्छी लगी क्योंकि यह दुनिया में सिर्फ असम में मिलता है और इसकी सुंदरता और मजबूती अद्भुत होती है। अब आगे दिया हुआ है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड जो आपको चैप्टर के स्टार्ट में दिया होता है उसको स्कैन करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप ये चीजें सर्च कर सकते हैं। असम बिहू लोकगीत, असम के बिहू लोकगीत, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, फिर पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, फिर भाषा संगम असमिया, देन मुकोली बिहू, अलग अलग टाइप्स के बिहू। तो ये सब आप सर्च कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य निबंध यहाँ तक पूरे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक है, आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी के चैप्टर्स देख सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स की भी लिंक्स देख सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, ये पद है जो सूरदास द्वारा रचित है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।